नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर के साथ। बिहार में एक के बाद एक सौगातों का ऐलान नीतीश सरकार की तरफ से किया जा रहा है और साथ ही साथ उन फैसलों पर कैबिनेट की मोहर भी लग रही है। और देखिए, सीएम के ऐलान के बाद आपको ये बताते चले, डोमिसाइल के फैसले पर नीतीश मंत्रिमंडल की मोहर लग गई है। और हाल ही के दिनों में नीतीश सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में सीएम नीतीश जो ऐलान कर रहे हैं उस पर तुरंत कैबिनेट की मोहर भी लग जा रही है। प्रगति यात्रा के दौरान किए गए वादे हों या हाल के दिनों में लिए गए कई बड़े फैसले, मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 36 अहम एजेंडों पर मोहर लगी। इनमें शिक्षक बहाली में डोमिसाइल का फैसला भी शामिल है। घोषणा के 24 घंटे के भीतर कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी। अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित है। चुनावी साल में ही टीआरई 4 के तहत शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इसी फेज से बिहार के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राथमिकता, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में छूट या फिर आरक्षण और सरकारी योजना में लाभ प्राथमिकता में शामिल है। डोमिसाइल का ये फायदा है कि बिहार से पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षक बहाली में आरक्षण हासिल होगा। चुनावी साल में सीएम नीतीश का ये कोई पहला मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हाल के दिनों में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू किया, 35% महिला आरक्षण में डोमिसाइल को लागू किया गया, रसोईया का मानदेय 1650 से 3300 रुपए किया गया, रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से दोगुना कर 10,000 किया गया, पीटी टीचर का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000 हुआ, आशा वर्कर को 1,000 की जगह 3,000 और ममता दीदियों को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए देने का निर्णय लिया गया। पिछले महीने भी नीतीश सरकार से बिहार की महिलाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को कई बड़ी सौगात हुई, जिनके हाथों में इस बार सत्ता की चाबी हो सकती है। इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। अब विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग को 1100 रुपए मिलेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया गया। निर्धन परिवार के लिए सौर ऊर्जा का पूरा खर्च सरकार उठाने का ऐलान कर चुकी है। पत्रकारों को 6,000 की जगह 15,000 पेंशन देने की घोषणा भी शामिल है। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा फोकस बिहार के युवाओं पर रहा। सीएम ने अगले 5 साल में 2030 तक 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। इसके लिए युवा आयोग का गठन किया जा चुका है। सफाई कर्मचारियों के लिए भी आयोग का गठन हुआ और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी मिली। यानी विपक्ष जिन मुद्दों के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की जुगत में था, सीएम नीतीश ने उससे एक कदम आगे अपनी चाल चल दी। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल में बिहार की जनता को एक के बाद एक कई बड़ी सौगात मिलने पर सियासत भी गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं और इसी पर सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर चौतरफा हमला बोला है। विपक्ष से सवाल पूछे गए हैं कि फैसला सीएम नीतीश का, तो क्रेडिट विपक्ष का आखिर कैसे? ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनावी साल में नीतीश सरकार एक से बढ़कर एक बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रही है। कई घोषणाएं और लोक लुभावन वादों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। डोमिसाइल नीति की घोषणा पर श्रेय लेने की होड़ मची है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उन्होंने डोमिसाइल लागू करने का वादा किया था। एनडीए सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर रही है। जो विपक्ष जो तेजस्वी कह रहा है, चाहे फ्री बिजली का हो, चाहे आपका युवा आयोग का हो, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार ने जो है कॉपी किया है। पेंशन का हो, हर चीज़ जो है जो हम लोग कह रहे हैं वही है। तेजस्वी ने दावा किया कि सरकार माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेगी, क्योंकि एनडीए सरकार के पास अपना कोई विजन या रोड मैप नहीं है।
विपक्ष की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि फैसले सीएम नीतीश ले रहे हैं तो विपक्ष को क्रेडिट कैसे मिल सकता है। सोशल मीडिया पर लिखा कि लालू और कांग्रेस के राज में न रोजगार ला पाए और न ही व्यापार। एनडीए कुछ भी करे तो कूद कर क्रेडिट लेने निकल पड़ते हैं। आरजेडी कांग्रेस की पहचान है, एक क्रेडिट खोर तो दूसरा क्रेडिट चोर। डोमिसाइल पर क्रेडिट की बात पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी तेजस्वी यादव पर तीखे तंज कस रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी तेजस्वी को आड़े हाथों लिया और नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ बयानवीर बताया। आरोप लगाया कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को 15 साल मौका मिला, लेकिन पति पत्नी के राज में कुछ काम नहीं हुआ। जो क्रेडिट की बात है तो इसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलने वाला है और विपक्ष को किस लिए मिलेगा। जिस समय इनको 15 साल मौका मिला था तो यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ा, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन करना पड़ा। दरअसल नीतीश सरकार ने चुनावी साल में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और डोमिसाइल लागू करने का फैसला लिया। इससे स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी में मूल निवासियों को तवज्जो मिलेगा। बिहार में नौकरी मिलने पर पलायन कम होगा। प्रतियोगी परीक्षा में बाहर के लोगों से मुकाबला नहीं होगा। तेजस्वी भी यही वादा कर रहे थे, जिसे सरकार ने चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि क्रेडिट पॉलिटिक्स आगे क्या मोड़ लेती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार एनडीए के नेताओं ने एसआईआर के जारी आंकड़े के आधार पर तेजस्वी यादव सहित विपक्ष पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेताओं का यह आरोप था कि मतदाता पुनरीक्षण दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने के लिए कराया गया है। और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि एसआईआर के आंकड़े क्या कहते हैं, तो आप इस रिपोर्ट में देखिए। 7 जुलाई 2025 को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए इस पोस्ट को देखिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए इसमें लिखा था कि बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू। मतलब तेजस्वी आरोप लगाते आ रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण का मकसद दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट को काटना है। जबकि एसआईआर के आंकड़े जारी हो गए हैं। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर एनडीए के नेता तेजस्वी पर दलित और मुस्लिम वर्ग में भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जाली लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो डबल इपिक नंबर रखते हैं। आइए अब आंकड़ों के सहारे एक एक आरोप का सच जानते हैं। पहला आरोप था कि एसआईआर में सबसे ज्यादा दलितों के नाम काटे जाएंगे, लेकिन एसआईआर के आंकड़े कहते हैं कि जिन 4 जिलों में सबसे ज्यादा दलित आबादी है, वहां सबसे कम लोगों के नाम काटे गए हैं। शेखपुरा, जहां दलित आबादी 20.6% है, वहां एसआईआर में 5.13% लोगों के नाम कटे। अरवल में दलित आबादी 20.16% है, जबकि एसआईआर के मुताबिक 5.57% लोगों के नाम कटे। वहीं नालंदा में दलित आबादी 21.12% है, जबकि एसआईआर के मुताबिक 5.98% लोगों के नाम कटे हैं। वहीं कैमूर में दलित आबादी 22.69% है, जबकि एसआईआर के मुताबिक 6.08% नाम कटे हैं। दूसरा आरोप था कि मुसलमानों का ज्यादा नाम कटेगा, लेकिन एसआईआर के आंकड़े कहते हैं कि जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां ज्यादा नाम नहीं कटे। अब इसको लेकर भी जिलावार आंकड़ों को समझिए। किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% है, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहां एसआईआर के मुताबिक 11.82% लोगों के नाम कटे हैं। वहीं पूर्णिया में मुस्लिम आबादी लगभग 38.46% है, लेकिन यहां 12.08% लोगों के नाम काटे गए। वहीं गोपालगंज में मुस्लिम आबादी महज 17.02% है, लेकिन यहां 15.10% लोगों के नाम कटे हैं। अब तीसरा आरोप जान लेते हैं। तीसरा आरोप था कि गरीबों के नाम सबसे ज्यादा काटे जाएंगे, लेकिन एसआईआर के आंकड़े कहते हैं कि गरीबी और नाम काटने में कोई संबंध नहीं है। कैसे, वो इन आंकड़ों से समझिए। शेखपुरा में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय बिहार में सबसे कम 19,592 रुपए है। यहाँ नाम कटने का प्रतिशत महज 5.13%, जबकि गोपालगंज की गिनती बिहार के अमीर जिलों में होती है, जहाँ प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 31,912 रुपए है, 15.10 है। मतलब नाम कटने का दलित, मुस्लिम या गरीबी से कोई लेना देना नहीं। बावजूद इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के इशारे पर काम किया है, वह स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। फिलहाल एसआईआर पर राजनीति गर्म है
और दोनों ही गठबंधन अपने अपने वोटर को मैसेज देने में लगे हैं। देखना होगा जनता किसके दावे पर भरोसा करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी और कांग्रेस को टीम तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन करने का ऑफर दिया गया है। तेज प्रताप ने कहा कि कई लोग हमारी ताकत को तोड़ने में लग गए थे, लेकिन मैं अपने गठबंधन से जोड़ने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को न्योता दे रहा हूं। अगर आरजेडी और कांग्रेस को भी टीम तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। टीम तेज प्रताप के साथ 5 पार्टियों ने गठबंधन किया और इन पार्टियों का नाम विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जनमोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी है। तेज प्रताप यादव ने खुलकर ऐलान किया है कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। कि हम लोग का ताकत तोड़ने के लिए बहुत सारा लोग अभी लग जाएगा, अभी से बहुत सारा लोग लगेगा और अपने गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ एक समर्थन, बहुत अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। और जिनको मेरा मजाक उड़ाना है, जिनको हंसी उड़ाना है, वो हंसी उड़ाते रहे, हवा में उड़ जाएंगे। आरजेडी और कांग्रेस को तेज प्रताप के ऑफर पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने तेज प्रताप के ऑफर पर कहा कि तेज प्रताप ने क्या सोच समझकर बुलाया है, उसका जवाब वही दे सकते हैं। अपना अधिकार देता है अपना अपना डिसीजन लेने के लिए। कोई अगर अपनी पार्टी बनाती है, कोई अपनी बातों को रखता है तो इस संविधान के तहत है। अब उन्होंने जिस तरह से लोगों को बुलाया है, बोला है, ये तो उन्होंने क्या सोच के बुलाया है, इसका जवाब वही सही दे सकते हैं। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। देखिए, फुलवारी में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। एक अपराधी रोशन कुमार को गोली लगी है, तत्काल एम्स में भर्ती कराया गया है और कई कांडों का और आरोपी है रोशन कुमार। जहानाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है अपराधी। तो दोनों तरफ से फायरिंग का मामला, पटना से ये बड़ी खबर मिल रही है। बता दें आपको, एक अपराधी रोशन कुमार को गोली लगी है, तो दोनों तरफ से फायरिंग की गई। फुलवारी में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है रोशन कुमार को। जहानाबाद का रहने वाला है अपराधी। तो राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, फुलवारी में पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है, दोनों ही तरफ से फायरिंग की गई। एक अपराधी रोशन कुमार को गोली लगने की खबर है, तत्काल उसे एम्स में इलाजरत रखा गया है, भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि कई कांडों का आरोपी है रोशन कुमार, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी और जैसे ही पुलिस को रोशन की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ अमरजीत शर्मा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अमरजीत, क्या कुछ जानकारी है और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या अपडेट आप तक पहुंची है? देखिए, कुख्यात अपराधी है रोशन शर्मा, जो जहानाबाद का रहने वाला है और बताया जाता है कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास हुई हत्या लूट मामले में जो है ये आरोपी था और इसे जो है पुलिस लाई थी। इसका पिस्टल है इन्होंने फेंका था पूरी इलाके में और पुलिस उसी के जांच में आई थी और उसी दौरान जो है पिस्टल से जो है फायरिंग हुई है। तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई, उसमें पुलिस ने इसे पैर में गोली मारी है और इसे ये फिलहाल जो है पीएमसीएच में एडमिट है। इसमें जो है यहाँ जो जांच के दौरान जो हुआ था वो जो है कुरकुरी गांव के पास ही हुआ था। अभी फिलहाल जो है एफएसएल की टीम आई हुई है, जांच कर रही है, हर पहलू की जांच कर रही है। साथ ही जो है जो सब इंस्पेक्टर उस दौरान आए थे जांच के लिए, उनकी भी जो है जांच किया जा रहा है। उनके हाथों का जो है सैंपल लिया जा रहा है, जो उंगलियों के निशान है वो लिए जा रहे हैं। साथ ही जो है जो खून के धब्बे हैं उसका भी जो है यहाँ पर सैंपल लिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है उसे बैरिकेडिंग की हुई है और वहीं पे एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
कोतवाली शरीफ के कुरकुरी में, और यहीं पर जो है एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है और हर पहलू की जांच कर रही है। बताया जाता है कि रोशन शर्मा जो जहानाबाद का रहने वाला था, वही अपराधी यहाँ पर आया था पुलिस को लेकर के हथियार खोजने के लिए, क्योंकि जो लूट की घटना और हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद जो है हथियार इसी इलाके में फेंका था। इसी वजह से जो है यहाँ पर पुलिस लेकर के उसे आई थी, और जब खोजबीन कर रहा था तो हथियार जब मिला तो हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग कर दिया, और उसी दौरान जो है पुलिस ने इनकाउंटर फायरिंग किया और उसमें जो है अपराधी घायल हुआ है और उसे भी गोली लगी है। फिलहाल जो है पीएमसीएच में उसे एडमिट किया गया है और उससे अभी भी आगे की पूछताछ जो है जारी होगा। इलाज फिलहाल जो है चल रहा है और जो जांच की प्रक्रिया है पुलिस फिलहाल कर रही है। और यहाँ जो पीछे देख रहे हैं, जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये कुरकुरी के इलाके का जो है और कुरकुरी के गांव के पास ये जो है इलाका है और इसी जगह पर जो है इनकाउंटर किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस जो है जो घायल अपराधी रोशन शर्मा है उसे पीएमसीएच में एडमिट किया है और जांच कर रही है। दानापुर फुलवाड़ी से न्यूज़ 18 के लिए मर्जी शर्मा। और इस बीच बेतिया से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महावीरी झंडा जुलूस के दौरान मारपीट हुई है। पथराव और मारपीट में 19 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मझौलिया के डुमरिया गांव में जुलूस निकली थी और रूट को लेकर विवाद के बाद झड़प को लेकर तनाव हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता बेतिया से हमारे साथ मुन्ना राज फोन लाइन पर है। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है और किस वजह से ये विवाद हुआ? जी, मझौलिया के डुमरिया गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां देर रात एक पक्ष महावीरी झंडा जुलूस निकाल रहा है और इस जुलूस के दौरान ही पथराव और मारपीट हो गई है और मारपीट में करीब 19 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो गई है, जिनका इलाज मझौलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। हालांकि 6 लोगों को गंभीर स्थिति देखते हुए जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला है कि देर शाम एक पक्ष महावीरी झंडा जुलूस निकालता है और दूसरे पक्ष का आरोप है कि जिस निर्धारित रूट पर जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी उससे अलग रास्ते का इस्तेमाल किया गया। समय से पहले आज जुलूस निकालना था और देर रात जुलूस निकाला गया है। तो तमाम ऐसे बिंदु है जहां पुलिस की टीम जांच कर रही है और हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे स्थिति को अपने नियंत्रण में जरूर कर लिया है, लेकिन इस परिस्थिति में निर्धारित रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया। तमाम ऐसे बिंदु है जहां पुलिस के अधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट यही है कि पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर मामले को शांत कराने की कोशिश जरूर चल रही है। हालांकि एसपी ने स्पष्ट किया है कि जो लोग इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अपडेट यही है कि 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पटना के बांसघाट के पास में वेस्ट टू वंडर थीम पर बनने वाले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क का शिलान्यास सीएम नीतीश करेंगे। मंत्री नितिन नवीन ने यह बताया है कि पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। 15 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में बने इस पार्क से पर्यटन और पर्यावरण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। पार्क में बिहार के प्रतिष्ठित स्थल, महान हस्ती, विविध वन्य जीवन और पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मृति के में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल के पास 10 एकड़ एरिया में बिहार गौरव पार्क का निर्माण का शिलान्यास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बांकीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है और वहीं पर बिहार गौरव पार्क का निर्माण करने की योजना बनी है। और देखिए, 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार मां जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मां जानकी की धरती पर मंदिर निर्माण को लेकर भव्य तैयारी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मिथिला की पावन धरती एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है।
पुनौरा धाम माता जानकी के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 8 अगस्त को भूमि पूजन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार भूमि पूजन में शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से इसके लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। 882 करोड़ की लागत से अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर माता जानकी मंदिर के भव्य निर्माण किए जाएंगे। मां जानकी के मंदिर की आधारशिला को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, डीजीपी विनय कुमार और पर्यटन सचिव हेलीकॉप्टर से स्थल पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी तैयारियों का जायजा लिया। 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर निर्माण को लेकर आधारशिला रखी जाएगी, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में आगमन होना है। तो मंदिर में पूजा के बाद पीछे जो नया मंदिर जहाँ बनना है उसका ईशान कोण में पूजा होगी, भूमि पूजन। उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। उसके बाद सभा स्थल पर जाएंगे गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। उसी की तैयारी के लिए हम लोग आए थे। सारी तैयारी अच्छे से चल रही है। पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर के शिलान्यास को लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड ने बताया कि मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास ऐतिहासिक होने जा रहा है। शिलान्यास से एक दिन पहले यानी 7 अगस्त को पूरे बिहार में दीपोत्सव मनाया जाएगा। बिहार के लिए एक अद्भुत क्षण 8 अगस्त को आने वाला है, जिसमें हमारे माननीय गृह मंत्री और प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। उसी संबंध में आज प्रेस मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया है। मां जानकी के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है। मां जानकी का ये मंदिर बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।